गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम बात करेंगे, हमारा चैप्टर है जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो बच्चों इस चैप्टर में ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टाइप सा चैप्टर है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है वो डीपली समझने होंगे, अदरवाइज आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बाकी चैप्टर्स में थोड़ा बहुत थ्योरी है और न्यूमेरिकल्स वगैरह है, वो इजी होते हैं। इस वाले चैप्टर में थ्योरी के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। विजुअलाइजेशन के बिना आप इस चैप्टर को कवर नहीं कर पाओगे कि अर्थ है वो कैसे रिवॉल्व कर रही है, मून है वो अर्थ के अराउंड कैसे रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ है वो सन के अराउंड कैसे रिवॉल्व कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन के बिना है वो समझ में नहीं आएगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको विजुअलाइज हो हर चीज़। फ्री फॉल कैसे होता है ना, और टाइड्स कैसे आते हैं, और ये सब चीज़ें जो आपकी नेचुरल फिनोमिनाज है, ये सब कैसे होते हैं, मैं इनमें इस चैप्टर में कवर करने की कोशिश करूँगा बच्चों। तो बच्चों चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो बच्चों सबसे पहले हमें देखना है कि इस चैप्टर में क्या क्या हमें कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक्स है वो कवर करने हैं। तो बच्चों देखिए, इस चैप्टर में ग्रेविटेशन फील्ड जो है, ग्रेविटी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो दो साइंटिस्ट का है, जोनास केपलर एंड इसाक न्यूटन। ठीक है, तो आइजैक न्यूटन और जोनास केपलर है, इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है किस फील्ड में, ग्रेविटेशन के फील्ड में। ठीक है, तो केपलर जो थे, इन्होंने क्या किया, केपलर लॉ, अभी आपके हमारे इससे आगे टॉपिक आएंगे केपलर लॉज। तो इन्होंने क्या किया कि अर्थ है वो सन के अराउंड किस तरह से, किस मैनर्स में रिवॉल्व करती है, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन से लॉज है वो फॉलो करती है रिवॉल्व करते टाइम, ये सब बातें किसने बताई थी, हमारे मिस्टर ये जो हैं केपलर सर, इन्होंने इसके बारे में अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया और दुनिया को इन सब बातों के बारे में बताया। उसके बाद हमारे जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट है, जिनका नाम है न्यूटन। नाम आपने बहुत बार सुना हुआ होगा। तो न्यूटन जो थे, इन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में सबसे पहले दुनिया को बताया। दुनिया के सामने ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट है वो कौन लाए थे, न्यूटन लाए थे। ठीक है, तो बच्चों ये दो साइंटिस्ट है, आगे भी दो और साइंटिस्ट आएंगे, वो जब आएंगे मैं आपको एक बता दूंगा। तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कौन सा साइंटिस्ट है वो कौन से फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमारा इस चैप्टर में दो साइंटिस्ट अभी तक हमने देखे हैं, जिनका नाम है केपलर एंड न्यूटन। ठीक है, दोनों के अपने अलग अलग फील्ड्स हैं। केपलर ने अपने लॉज दिए थे किसके, प्लेनेटरी मोशंस के बारे में। केपलर सर के जो लॉज हैं वो किसके बारे में है, केपलर ने कौन से फील्ड में काम किया है, प्लेनेटरी मोशंस के फील्ड में काम किया है। ठीक है, और जो न्यूटन है उन्होंने किसके बारे में काम किया है, ग्रेविटेशन के बारे में। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट हमारा कौन कौन से टॉपिक है वो हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहला टॉपिक है ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मतलब जो जी आपका है वो हम निकालेंगे कैसे कैसे आता है। केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, अभी हम बात कर रहे थे प्लेनेटरी मोशंस है, उनके बारे में किसने किसने डिस्कस किया, दुनिया को किसने बताया, केपलर्स ने। ठीक है, और ग्रेविटेशन के बारे में न्यूटन सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ एंड ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन और मोशंस के लॉज हैं वो किन्होंने बताए, न्यूटन्स ने बताए। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्री फॉल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इक्वेशन ऑफ वर्टिकल मोशन। बच्चों ये है कि ग्रेविटी में अगर अंडर द ग्रेविटी कोई अगर ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा, कौन कौन से लॉज फॉलो करेगा, कौन कौन से रूल फॉलो करेगा, ठीक है, कौन कौन सी इक्वेशंस फॉलो करेगा। तो ये सब क्या करेंगे हम इस वाले में टॉपिक में कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा है मास एंड वेट, थ्रस्ट एंड प्रेशर, प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड बुयांसी।
ठीक है बच्चों, यहाँ पे थ्रस्ट क्या होता है, फ्लूइड्स में प्रेशर क्या होता है, और कौन से फोर्सेस है वो फ्लूइड्स में लगते हैं, ठीक है, या फ्लूइड्स में आप कह सकते हो कि एग्जिस्ट करते हैं या एग्जर्ट होते हैं किसी भी फ्लूइड में, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल, देखो बच्चों एक और साइंटिस्ट का, फिजिसिस्ट का नाम आया है जिनका नाम है आर्किमिडीज, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। तो ये हमारे 15 टॉपिक्स है इस चैप्टर में, थोड़ा लेंथी चैप्टर है ये, और 9th क्लास का सबसे लेंथी चैप्टर अगर आप कहोगे तो फिजिक्स में यही है, ठीक है। और थोड़ा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है बच्चों, ऐसा नहीं है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मिलेंगे और आपको कवर करना पड़ेगा इसमें ये सारे टॉपिक्स, ठीक है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक्स। पहला टॉपिक है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ और ग्रेविटी। सबसे पहले बच्चों देखो, अगर आप जो भी चीज पढ़ते हो उसमें सबसे पहले आपको टॉपिक जो है उसके बारे में, जैसे कोई भी टॉपिक है, किसी भी टॉपिक का नाम आपने लिया तो उसके पहले उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद उसमें क्या क्या चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप कहते हैं कि ग्रेविटेशन, तो बच्चों जो ये वर्ड है ना, अब आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वो आप डेफिनेशन रटी लिख दोगे कहीं से भी और वो आपको हर जगह मिलेगी। लेकिन बच्चों ग्रेविटेशन क्या है, वो जो वर्ड है ना, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। तो ग्रेविटेशन क्या है बच्चों, ग्रेविटेशन अर्थ का एक प्रॉपर्टी है या अर्थ की एक टेंडेंसी है कि ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। ग्रेविटेशन का मतलब समझ में आया? ग्रेविटेशन इज द टेंडेंसी ऑफ द अर्थ टू अट्रैक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ और टुवर्ड्स इट। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, ग्रेविटेशनल क्या है, ग्रेविटेशन एक टेंडेंसी है, और यू कैन से दैट इट इज द प्रॉपर्टी बाय विच अर्थ कैन अट्रैक्ट ऑल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स। अर्थ क्या कर सकती है, अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकती है। इस टेंडेंसी को, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बच्चों, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ग्रेविटेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे टॉपिक क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब अब अर्थ अगर अट्रैक्ट कर रही है तो ऑब्वियस है बिना किसी एक्टिविटी के तो वहां पे वो अट्रैक्ट हो नहीं रहे हैं। तो वहां पे किस वजह से वो अट्रैक्ट हो पाते हैं, वो है एक, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशन जो वर्ड है उससे क्या बना, ग्रेविटेशनल फोर्स। कहने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी ऑब्जेक्ट है या अर्थ की जो टेंडेंसी है अट्रैक्ट करने की, वो है, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे का राज क्या है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहोगे अब बच्चों, द फोर्स exerted by the earth on all the objects situated or located or near about the earth's surface। अर्थ की सरफेस के आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स है उन पे जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, वो कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए फोर्स इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी। ये आपने फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकता है, स्टॉप कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, पोजीशन चेंज कर सकता है। ये सब चीजें हमने पिछले चैप्टर में देखी हुई है, ठीक है। तो ए बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ। हम अगर किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं बच्चों, तो क्या होता है, वो अर्थ की तरफ फॉल डाउन होने लग जाती है। जैसे ड्रॉप करोगे वो नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, इट इंडिकेट्स दैट द अर्थ एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑन द बॉडी। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से क्या करोगे, छोड़ दोगे, ड्रॉप करोगे, तो ड्रॉप करने के बाद क्या होगा, वो नीचे की तरफ गिरने लगेगा, फॉल डाउन होगा। फॉल डाउन होने की वजह क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और क्या कह सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे परफेक्ट अगर डेफिनेशन आपको देखनी है, फोर्स विच दी
अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट, मतलब फोर्स जिसकी वजह से या जिसकी हेल्प से अर्थ है वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है, खींचती है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये आप अपने लैंग्वेज में इसको याद रखना है। आप कभी भी बच्चों रटी हुई चीज को लिखने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो आपकी रटी हुई चीज में से अगर एक वर्ड आपका मिसप्लेस हो गया, देन आपकी पूरी डेफिनेशन आप इतनी कचरा लिख के आओगे कि आपका टीचर देख के उसको काट देगा। तो आपको क्या करना है, समझना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। तो देखो वर्ड आया ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का मैंने मतलब बता दिया। तो आपको क्या करना है, ए फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ। अर्थ की तरफ ऑब्जेक्ट जो अट्रैक्ट होते हैं उनके लिए जो फोर्स रेस्पॉन्सिबल है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और आप क्या कह सकते हो, द फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट को वो टुवर्ड्स अपनी तरफ खींचती है। या फिर आप कह सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अर्थ द्वारा लगाया गया फोर्स, मतलब द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ जितना भी फोर्स लगाएगी वो कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। इस तरह से आप अपनी डेफिनेशन बना के इसको इजी तरीके में लिखना है, रटा नहीं मारना है। नेक्स्ट आपका है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ कीप्स द अर्थ इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द सन। अब बच्चों ये है कॉन्सेप्ट आपका। देखो अब इसको विजुअलाइज करना, आपके दिमाग में बहुत बातें चलती होगी कि अर्थ कैसे घूमती है, क्या होता है ऐसा अर्थ में, और अर्थ के अराउंड मून है वो कैसे रिवॉल्व कर लेता है, अर्थ खुद है वो क्या करती है, इटसेल्फ क्या कर रही है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, अपनी एक्सिस पे भी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो बच्चों ये जो वर्ड्स है ना, ये सारी चीजें मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो अर्थ आपको दिख रही है, ये जो आपका स्फीयर, सबसे पहले बच्चों इस अर्थ का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल शेप होता है। तो अर्थ है वो स्फेरिकल शेप में है। अब ये देखो यहाँ पे आपको जो पिक दिख रही है, ये अगर आप मानते हो सन है, तो अर्थ क्या कर रही है, इस सन के अराउंड, जैसे मान लो अगर ये सन है तो इस सन के अराउंड क्या कर रही है, ऐसे रिवॉल्व कर रही है। अब उस रिवोल्यूशंस के लिए या रिवोल्यूटरी मोशंस के लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है। ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाओगे, मतलब डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, फोर्स है वो वीक होता जाएगा। ध्यान से सुनना, अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ की सरफेस से अगर ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए यहां से अवे जा रहा है, तो क्या होगा, फोर्स है वो कम होता जाएगा। इस हिसाब से तो क्या हुआ कि सन और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो तो बहुत ज्यादा दूर दूर है ना ये प्लैनेट्स, तो इस वजह से यहाँ इनके बीच में तो फोर्स लगना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो बच्चों होता क्या है कि अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक छोटी सी चीज नहीं है कि इतनी सी चीज पे गया खत्म हो गया। कहने का मतलब क्या है कि ये सारे क्या है, मूव कर रहे हैं। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट आपने थ्रो किया, वो डिस्टेंस ऊपर की तरफ जाएगा, फोर्स है वो डिक्रीज होता जाएगा, और एक टाइम आएगा वो वहां पे रुक के स्टॉप हुआ और वापस नीचे की तरफ फॉल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। वो बच्चों वहां पे जाके रुक गया। अब अगर आप देखते हो सर्कुलर मोशन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और अगर उसने अपनी सर्कुलेटरी पाथ को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो क्या करेगा, कंटिन्यूअसली उस पाथ पे रिवॉल्व करता रहेगा। जैसे बच्चों एग्जांपल देखो, आप आपने क्या किया, आप खुद चेक करना, अपनी फिंगर में एक थ्रेड लेना, धागे को यहाँ पे बांध के उसके दूसरे एंड पे क्या करना, एक एंड को थ्रेड के एक एंड को अपनी फिंगर में बांधना है, दूसरे एंड को पत्थर बांध के ऐसे आपने घुमाना है। ठीक है, आपने बहुत बार किया भी होगा लेकिन आपने ये चीजें नोट नहीं की होगी, ऐसे हम करते रहते हैं। तो बच्चों इससे क्या होगा, देखो ऐसे जैसे आप घुमाओगे तो उससे एक सर्कुलर पाथ बन जाएगा। अब देखो इससे एग्जाम्पल को लिंक करना है सन और अर्थ सिस्टम पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो थ्रेड है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है,
और जो आपका फिंगर है वो क्या है, सन है, और जो स्टोन है आपका, स्टोन क्या है, अर्थ है। तो मतलब इस फिंगर के सन के अराउंड अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो थ्रेड है इसलिए वो रिवॉल्व कर रहा है, या फिर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, लेकिन अर्थ और सन के बीच में तो नहीं है थ्रेड, तो उनको कांटेक्ट कैसे होता है, या फिर उनको कनेक्ट कौन करता है, इंटरेक्ट कैसे होते हैं। तो बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मस्कुलर फोर्स नहीं है। ध्यान से सुनना बच्चों, मस्कुलर फोर्स होता है उसमें आपको मसल से या फिर आपको खुद को उस पर काम करना पड़ेगा तब जाके वो करेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, वो मस्कुलर फोर्स नहीं है, ये जस्ट क्या है, नॉन मस्कुलर है और इंटरेक्टिव फोर्स है। ये क्या करता है, इंटरेक्शन होता है इसमें। अगर आपके ऑब्जेक्ट बिल्कुल टच में भी नहीं होंगे, एक दूसरे से अटैच भी नहीं होंगे, तो भी ये फोर्स काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब आप खुद देखिए, ध्यान से सुनना। अर्थ की सरफेस है, आपने पत्थर को ऊपर की तरफ फेंका, अब वो पत्थर अर्थ से कनेक्ट या टच नहीं है, फिर भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। समझ में, इसका मतलब ये फोर्स है वो अटैचमेंट पे बेस्ड नहीं है कि जब अटैच होगा या टच होगा कोई ऑब्जेक्ट या एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तभी जाके ये फोर्स एक्टिव होगा। नहीं, ये फोर्स है नॉन इंटरेक्टिव फोर्स है। तो ये बिना इंटरेक्शन के भी, मतलब इंटरेक्शन मतलब ऐसा नहीं है कि, इंटरेक्शन का मतलब यहाँ पे है कि टच में आना, एक दूसरे के कांटेक्ट में आना, बिना किसी कांटेक्ट के भी ये फोर्स अपना इफेक्ट है वो शो करता है। तो बच्चों अर्थ है वो क्या करती है, सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। किस फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब आपका सोचना होगा कि सर ये अर्थ तो सन पे जाके गिर जानी चाहिए। बच्चों इसमें क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है या फिर इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, तो क्या होता है, एक फोर्स बाहर की तरफ उस पे लगता है। ठीक है, जैसे ध्यान से सुनना, ये आपकी फिंगर है, इस पे कोई थ्रेड है। ठीक है, अब देखो, जैसे बच्चों ध्यान से देखना है यहाँ पे, जैसे मान लो ये आपकी फिंगर है, इस फिंगर पे ये मान लो आपका सन है और ये आपकी अर्थ है, सपोज ये अर्थ है। तो ये अर्थ ऐसे ऐसे इस पे रिवॉल्व करती जाएगी, इसके अराउंड क्या करेगी, रिवॉल्व करेगी। अब जब रिवॉल्व करेगी तो ये जो थ्रेड है यहाँ पे, तो ये मस्कुलर फोर्स है क्योंकि आपने थ्रेड को है वो खींच रखा है पूरा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कांटेक्ट, बिना नॉन कांटेक्ट फोर्स है। इस वजह से क्या होता है कि बिना कांटेक्ट में आए ही वो अपना इफेक्ट है वो शो करता है। तो क्या होगा, सर्कुलर पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो बच्चों उसमें क्या होता है, सेंटर की तरफ कौन सा एक फोर्स लगता है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। बच्चों एक कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान से सुनते जाना, इसमें इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे से सुनने हैं और अच्छे से समझने हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, अभी आपको पूरा विजुअलाइज हो जाएगा कि सन है वो अर्थ के अराउंड, अर्थ सन के अराउंड कैसे रिवॉल्व कर लेती है, या फिर कभी इन ये एक दूसरे को ओवरलैप क्यों नहीं कर जाते हैं, या फिर उसके ऊपर गिर क्यों नहीं जाते हैं, फॉल डाउन हो जाना चाहिए, है ना। तो क्या बात कर रहे थे कि एक फोर्स है जो सेंटर की तरफ लगता है, जिस ऑब्जेक्ट के अराउंड सर्कुलर मोशन हो रही है। जैसे आपका सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर के अराउंड आपका सर्कमफ्रेंस है, वैसे ही सेंटर वहां पे क्या है, सन है, और अर्थ है वो सर्कमफ्रेंस पे क्या कर रही है, मूव कर रही है, मोशन कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। अब जब रिवॉल्व कर रही है तो क्या हो रहा है कि सन और अर्थ के बीच वाला जो फोर्स है, इनमें बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, क्योंकि अर्थ है वो अट्रैक्ट करेगी इसको, तो अर्थ का फोर्स अर्थ अपनी तरफ लगा रही है, तो बाहर की तरफ फोर्स लगता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और अब बच्चों ये क्या करता है, यहाँ पे अगर एक बार सेटअप हो गया सर्कुलर पाथ पे, सर्कुलर पाथ जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट ने गेन कर लिया, उसमें क्या होता है, सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एग्जिस्ट हो जाता है वहां पे। ठीक है, एग्जिस्ट कर जाता है। तो बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, एक ऐसा फोर्स, फोर्स whose direction towards the
सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ जिस फोर्स की डायरेक्शन रहती है और बैलेंस करता है किसको, ग्रेविटेशनल फोर्स को। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ग्रेविटेशन है, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी लगता है, न्यूक्लियर फोर्सेज में लगता है। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नेटिक फोर्सेज में भी सेंट्रीपिटल फोर्सेज लगता है। तो हम यहाँ पे ग्रेविटेशन की बात करते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, वो फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करता है, या फिर किसी भी सर्कुलर पाथ के अराउंड कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उसके सेंटर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो ये था सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों आपने बहुत बार एक चीज नोट की होगी, अगर आप फोर व्हीलर में बैठते हैं, गाड़ी जैसे ही टर्न लेती है, किसी भी टर्न पे गाड़ी जब वहां से टर्न लेगी तो आप देखते हो जैसे अभी नॉर्मली बैठे हो और गाड़ी इस तरफ लेफ्ट की तरफ यूं मुड़ रही है, तो मेरी बॉडी ऐसे जाएगी बाहर की तरफ। ऐसा आपने नोट किया होगा कि जब गाड़ी है वो मान लो लेफ्ट की तरफ अगर टर्न ले रही है तो आपकी बॉडी राइट की तरफ मूव करती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब आप बैठे हो आपकी बॉडी रेस्ट में है, अब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट, जैसे गाड़ी इधर आप रेस्ट में थे, गाड़ी स्ट्रेट लाइन पे पाथ को फॉलो कर रही थी। अब जैसे ही आपकी गाड़ी से टर्न की, आपकी बॉडी रेस्ट में, आपकी टेंडेंसी है, आपकी बॉडी ने इनर्शिया गेन कर रखा है। अब क्या होगा, जैसे आपने टर्न की गाड़ी, तो आपका माइंड या आपकी बॉडी को नहीं पता है कि वो टर्न लेगी, तो आप क्या करते हो उस टाइम, अचानक से जैसे टर्न लेगी आपकी बॉडी बाहर की तरफ ही क्यों जाती है। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। मेरा कहने का मतलब है कि बॉडी आप है या आपकी बॉडी है वो बाहर की तरफ ही क्यों थ्रो होने की या अवे जाने की कोशिश करती है। ऐसा इसलिए होता है कि बच्चों क्या होता है कि जो फोर्स जो लगता है वो अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहा है, और वो फोर्स कौन लगा रहा है, वो आपका व्हीकल लगा रहा है। अब उस व्हीकल भी तो बाहर चला जाना चाहिए ना, कर्व रोड पे। जैसे कोई कर्व रोड है उस पे भी व्हीकल बाहर की तरफ चला जाना चाहिए टर्न पे, जबकि ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि अंदर की तरफ उसको कौन सा फोर्स बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और बाहर की तरफ आपकी गाड़ी का फोर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो इस तरह से सन और अर्थ क्या करते हैं, एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बच्चों, gravitational force between the sun and the earth keeps the earth in uniform circular motion around the sun। अब ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो इस तरह से आपको विजुअलाइज हो गया होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज रेस्पॉन्सिबल, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या क्या हो सकता है या क्या क्या हो रहा है नेचर में, जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो कौन कौन से फिनोमिनाज है जिनके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स है वो रेस्पॉन्सिबल है। तो पहला है फॉर होल्डिंग द एटमोस्फियर अबव द अर्थ। एटमोस्फियर आपका जो अर्थ के अराउंड है, सराउंडिंग्स में, उसको कौन होल्ड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, उसके बाद देखिए उसको कौन होल्ड कर रहा है, एटमोस्फियर को होल्ड कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आपको कैसे सर, तो बच्चों क्या होता है कि जो गैसेस होती है ना, उनकी टेंडेंसी होती है टेम्परेचर से अवे की। जैसे आपको टेम्परेचर दोगे वो वेपर बन के, या फिर वहां से वाटर मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, गैसेस के मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और अर्थ की सरफेस के पास टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्पेस। ठीक है, तो जैसे जैसे हाइट पे जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, टेम्परेचर अर्थ की सरफेस पे ज्यादा है, जिसका मतलब वहां पे पार्टिकल्स है वो टिकेंगे नहीं। ठीक है, वो मूव करना चाहेंगे, लेकिन उन पार्टिकल्स को उनके मासेस की वजह से, मॉलिक्यूलर मास जो है उनका एटॉमिक मास है, उसकी वजह से जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। एक टेम्परेचर बढ़ने से वो एक लेवल तक तो जा पाते हैं, उस लेवल के बाद क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हैवी हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा कौन हैवी हो जाता है,
ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो सारे पार्टिकल्स को क्या करता है, अर्थ के सराउंडिंग में होल्ड करके रखता है। और वो जो लेयर है, एक ब्लैंकेट टाइप है, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है। उसके बाद दूसरा किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, फॉर द रेन फॉलिंग ऑफ द टू द अर्थ, मतलब जो रेनफॉल होता है अर्थ की तरफ। अब अगर बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो आपके पास रेनफॉल जो होता है वो नीचे की तरफ नहीं होता। ठीक है। उसके लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर्स, अब देखो रिवर्स में भी फ्लो जो वाटर का हो रहा है उसके लिए भी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो रेस्पॉन्सिबल है। कैसे, देखो बच्चों, मैक्सिमम रिवर्स जो होती है वो माउंटेन से या इनसे माउंटेन से ही निकलती है। ठीक है। तो माउंटेन्स है, वहां से बहुत सारी रिवर्स है वो निकलती है, या फिर कोई लेक या इनसे निकलती है। अब ये आप देखोगे कि ये हाइट पे होते हैं। ठीक है। अब जिस हाइट से पानी है वो निकलेगा, तो वहां से जो रिवर निकल रही है वो रिवर को ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है, अपनी तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है कि वो एक पर्टिकुलर वे में क्या करते रहे, मूव करते रहे। नहीं तो पानी क्या होगा, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा या होगा ही नहीं तो पानी इधर उधर फैल जाएगा और पर्टिकुलर वे में नहीं चल पाएगा। ठीक है। तो उसके लिए जो फ्लो ऑफ वाटर है उसके लिए भी कौन रेस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर कीपिंग अस फर्मली ऑन द अर्थ, हमें अर्थ पर फर्म के साथ रहने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द सन, अर्थ एटसेट्रा, ये सारी जो फैक्ट्स हैं, इनके इवेंट्स जो है, इनके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब बच्चों आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में तो बात कर ली, अब वो फोर्स किस तरह से लगता है, मतलब कोई मैनर्स होने चाहिए। जैसे बच्चों आप स्कूल में जाते हैं, ठीक है, तो स्कूल में जब आप जाएंगे या आते हैं स्कूल में तो क्या होता है, आप एक मैनर्स में आते हैं। आपका लॉ है कि आप यूनिफॉर्म में आओगे, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से बैग वैग लेके आओगे। तो वही सिस्टम है, स्कूल में जाओगे तो आप प्रॉपर तरीके से जाओगे। इसी तरह से जो फोर्स जो है आपका, उसको भी एक मैनर्स होते हैं कि किस तरह से फोर्स है वो लगता है और किन किन बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो ये कहता है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट आपका अर्थ है, दूसरा ऑब्जेक्ट जैसे मैं हूं, आप है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे है, सरफेस पे, वो सब, पहला ऑब्जेक्ट कौन सा है, अर्थ, दूसरा ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे जो भी रह रहे हैं। ठीक है। तो दोनों के जो मासेस है, अर्थ का मास, ऑब्जेक्ट का मास, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ध्यान से सुनना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, किन किन का, मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, जिन ऑब्जेक्ट्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। अब वो ऑब्जेक्ट अर्थ और मून हो सकता है, सन और अर्थ हो सकता है, अर्थ और एनी अदर ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स जो भी जिनके बीच में फोर्स लग रहा है, उन दोनों के मासेस का प्रोडक्ट, मतलब उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है, उनके ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो जो फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द अर्थ या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स लगता है, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। ठीक है। मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स जब भी लगेगा तो दोनों ऑब्जेक्ट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, जितना भी मास आएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है या डिस्टेंस बढ़ाने से क्या होगा, घटाने से क्या होगा, वो सब आगे हम डिसाइड करेंगे। ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए, अब बच्चों यहाँ पे इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों बोला जाता है। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि ग्रेविटेशन के बारे में किसने एक्सप्लेन किया अच्छे से, दुनिया को किसने बताया, वो थे न्यूटन। तो इन्होंने क्या किया, ग्रेविटेशन के बारे में ऐसे फैक्ट्स बताए हैं जो बिल्कुल मतलब यूनिवर्स लेवल पे क्या है, एकदम परफेक्ट है, सेट है और परफेक्ट एक्यूरेट है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट क्या है इसके फैक्ट्स है। ठीक है, तो बच्चों इसलिए इसको क्या बोलता है, यूनिवर्सल लॉ बोला जाता है, क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं पे भी चले जाओ, ये लॉ क्या होगा, फेल नहीं होगा। ठीक है, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, मतलब यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब अट्रैक्शनल फोर्स दोनों के बीच में जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस जितनी बढ़ेगी फोर्स कम होगा, मासेस जितना ज्यादा होगा फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, let two bodies A and B of masses m1 and m2 are placed at a distance of r from each other। मतलब हमने कंसीडर कर लिया कि दो मासेस है m1 और m2, उनके बीच की डिस्टेंस है r। ठीक है, तो बच्चों अब मान लिया कि इसके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है। तो हमने जो स्टेटमेंट है इसका वो क्या है, हमने भी पढ़ा है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। और सेकेंड लाइन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म होगा। अब दोनों को जब कंबाइंड लिखेंगे तो m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, देन f। अब बच्चों देखो क्या है, एक चीज आप और ध्यान रखना, अभी आप 9th में आए हो, आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह का बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, तो आपको 9th से ही सीखना है। जैसे आप 10th में जाओगे, 10th में और 9th में भी आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आएंगे, और 10th में तो बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं, इसलिए आपको अभी से प्रैक्टिस करनी है। तो हर एक चीज को ध्यान से सुनो बच्चों। यहाँ पे पता क्या होता है, जब कहीं पे भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा हुआ है तो उसको क्या किया जाता है, प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए, या फिर जब हटाया जाता है तो क्या होता है, एक कांस्टेंट अपीयर हो जाता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल साइन को जब हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट अपीयर हो जाता है, और वो कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे जैसे हर एक कहीं पे भी हर जगह अलग अलग होता है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो है जी, कैपिटल जी। इस जी को क्या बोलते हैं, जी इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो बच्चों एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछा जाएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, या उसकी यूनिट क्या है। ठीक है, तो आपके जैसे फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, उसी तरह से जी की आपके निकलवाएगा। ठीक है, तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। आपको पता होना चाहिए बच्चों, फॉर्मूला है, आपको दिमाग में चिपका लेना है। पहला स्टेटमेंट ध्यान रखो कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर डिस्टेंस बिटवीन, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखिए बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। अब देखिए बच्चों, ये क्या है, नेचर में सबसे वीकेस्ट फोर्स है, वो कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। फिर भी अब देखो, एक तरफ हम बोल रहे हैं इतना वीकेस्ट फोर्स है, और जबकि दूसरी तरफ आप देखोगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रोंग है कि वो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर सकता है, अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर सकती है। ठीक है, तो ये सब क्या है, नेचर है बच्चों। ठीक है,
तो मतलब ये फोर्स बहुत ही ज्यादा वीकेस्ट है, फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग तो है कि इनकी मोशन है वो करवा सकता है। इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, ऑब्वियस है, आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद इट मतलब ये प्रॉपर्टीज है बच्चों, इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स में सबसे पहला है ये वीकेस्ट फोर्स है, दूसरा अट्रैक्टिव फोर्स है, तीसरा ये म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल मतलब जो एक दूसरे पे डिपेंड करता हो। ठीक है, जैसे एक का मास अगर कम हुआ तो फोर्स कम हो जाएगा, दूसरे का मास बढ़ाया तो फोर्स बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये म्यूचुअली डिपेंड करता है, एक अगर एक में चेंज हो रहा है तो फोर्स है आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट बॉडी अट्रैक्ट्स द सेकंड बॉडी एंड द सेकंड बॉडी अट्रैक्ट्स द फर्स्ट बॉडी विद इक्वल फोर्स। ठीक है, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। तो बच्चों सेंट्रल फोर्स कौन से होते हैं ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब आपके ये नहीं है कि आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, लेकिन सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं कैसे कैसे होते हैं वो सब आगे 11th-12th में आपके आएगा। अभी आपको क्या रखना, एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द बॉडीज। मतलब जो फोर्सेज है वो बॉडी की लाइन जो ज्वाइन कर रही है फोर्स लाइन, उसके अलोंग अगर होता है तो उसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेज। ठीक है, अभी आपको बस जस्ट आपको ध्यान रखना है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। वीकेस्ट फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, और इट इज मास एंड डिस्टेंस डिपेंडेंट, एज यू कैन सी हियर फ्रॉम द फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, ये किसको ओबे करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखिए यहाँ पे इनवर्स किसका, डिस्टेंस का, और स्क्वायर है, इसलिए इसको बोला जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये वीकेस्ट फोर्स है लेकिन इसकी रेंज है वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग है। ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब इसकी रेंज जो है, मतलब अट्रैक्ट करने की जो रेंज है, मतलब बहुत ज्यादा फारदेस्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको भी अट्रैक्ट कर सकता है अगर इसकी रेंज में आ जाए। ठीक है, समझ में आया। इसलिए क्या कर सकता है, ये सन है, अर्थ है, ये प्लेनेटरी मोशंस है वो पॉसिबल है। ठीक है, वीकेस्ट फोर्स है लेकिन लॉन्ग रेंज है इसकी। ठीक है, इस वजह से क्या करता है, ये अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। अब बच्चों ये डिपेंड नहीं करता है मीडियम पे कि आपका सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये अगर मान लो फर्क पड़ रहा होता तो ये सन है जो आपका यूनिवर्स में कहीं पे भी अर्थ है, सन है, मून है, इन सब को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि वहां पे तो कभी कोई मीडियम होता ही नहीं, किसी प्लेनेट पे मीडियम ही नहीं है, और किसी किसी पे इतनी हैवी गैसेस है कि वहां पे ये अफेक्ट हो जाना चाहिए। इसलिए क्या है, ये डज नॉट डिपेंड ऑन दी मीडियम। ठीक है, देयर इज नो ग्रेविटेशनल शिल्डिंग। अब बच्चों देखिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो था मैं आपको बता रहा था, उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, ये सब आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिनोट किया जाता है कैपिटल जी से, और आप इस फॉर्मूले में यहाँ देखेंगे कि F इज इक्वल टू जी m1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मतलब आपको g निकालना है तो आर स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड में है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और m1m2 अगर यहाँ पे क्या है g के मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो वही देखो यहाँ पे क्या हुआ है, f से मल्टीप्लाई हो गया आर स्क्वायर और डिवाइड किससे हो गया m1 और m2 से। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और kg-2। ये आपको दिमाग में चिपका लेनी है बच्चों, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है। ठीक है, इसमें ना तो कोई समझाने वाली बात है ना समझने वाली बात है, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है जिसमें ऊपर नीचे कभी कुछ नहीं होता है। जी की वैल्यू है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मींस ये यूनिवर्स में कहीं पे भी जाओगे जी की वैल्यू आपको सेम मिलेगी। ठीक है, तो ये थी 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है बच्चों, एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है जी की वैल्यू के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, जी की यूनिट के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ से आप देख सकते हो इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन। देखिए एफ की न्यूटन,
आर है वो डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई मास है केजी, दूसरा मास भी केजी, तो यहाँ से मास इंटू मास, मास का स्क्वायर मतलब केजी का स्क्वायर, तो ये ऊपर जाएगा तो केजी माइनस 2। द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, वही बात आ गई कि मीडियम पे वैल्यू है वो डिपेंड, ग्रेविटेशनल फोर्स ही मीडियम पे डिपेंड नहीं करता तो कांस्टेंट भी डिपेंड नहीं करेगा। वैल्यू जी इज द सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स, मतलब वो मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करता तो पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी जाओ जी की वैल्यू है वो सेम रहेगी। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हम अगले पार्ट में कवर करेंगे, उससे ये क्या है, डिफरेंट है, देयरफॉर करेक्ट सिंबल मस्ट बी यूज्ड अकॉर्डिंगली। तो बच्चों इस पूरे चैप्टर में आपको अगर कहीं पे भी कैपिटल जी दिखेगा तो वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा, स्मॉल जी दिखेगा तो आपका क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, ये आपको बच्चों माइंड में रखना है। एग्जाम में कभी ऐसा मत लिख देना कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को आपने स्मॉल जी से लिख दिया या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आपने कैपिटल जी से लिख दिया, आपको माइंड में रखना है हमेशा। ठीक है, इफ टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg each are separated by 1 meter from each other, मतलब दो 1 kg के मासेज है उनको 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है, एक दूसरे से 1 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, तो यहाँ से 1 सब जगह रखेंगे तो 1 आ जाएगा, तो जी इज इक्वल्स टू एफ, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल। Therefore, universal gravitational constant Z is numerically equal to the force of gravitation which exists between two bodies of unit mass is kept at a unit distance from each other। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपका था। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज और भी दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ ऑल, मतलब ये सारे फोर्सेस में सबसे वीकेस्ट फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, दो दी वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑन दिस अर्थ अट्रैक्ट ऑन वन अनदर कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं, दे डोंट कॉज एनी विजिबल मोशन बिकॉज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज वेरी वेरी स्मॉल। मतलब क्या हुआ कि वेरियस ऑब्जेक्ट ऑन दिस अर्थ अट्रैक्ट वन अनदर कॉन्स्टेंटली, मतलब क्या बच्चों, जैसे मैं हूं सामने वाले ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा हूं, कॉन्स्टेंटली अट्रैक्ट कर रहा हूं, लेकिन ये मेरे पास क्यों नहीं आ पा रहा, क्योंकि जो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी रेंज है, या रेंज नहीं सॉरी, इनकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीकेस्ट फोर्स है, अब वीकेस्ट फोर्स होने की वजह से क्या होगा, वो हमें इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता हूं। और दूसरा कॉज है वो ये भी हो सकता है कि जिस तरह से मैं रिवॉल्व कर रहा हूं अर्थ के अराउंड, उसी तरह से मेरे आसपास के ऑब्जेक्ट्स भी उसी मोशन से, उसी स्पीड से रिवॉल्व कर रहे हैं अर्थ के अराउंड, इसलिए एक दूसरे को हम अट्रैक्ट नहीं कर पाते। इमेजिन ए सिचुएशन ऑन द अर्थ इफ द ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यूअसली मूव टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, मतलब क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। व्हेन बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर वेरी बिग having very large masses then the gravitational force of attraction between them becomes extremely large, जैसे मैंने बताया masses के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस वजह से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, 1 kg मास का अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अर्थ पे है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, 9.8 न्यूटन। The gravitational force between the earth and moon even at large distance is very large and is about 2 into 10⁻20 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे केप्लर्स लॉज एंड फ्री फॉल। ठीक है, आगे के टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके बच्चों, टेक केयर।